Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कैसे हैं दोस्तों? दिस इज शिराज खान एंड वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था, उसका तरीकाकार देख लिया था, एक इलस्ट्रेशन के जरिए से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था और फाइनली हमने जो उसका मकसद था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करना, उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया था। आज हम बनाना सीख रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं P&L अकाउंट। पिछली वीडियो के अंदर जो है मैंने इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बाकायदा तौर पर थ्योरी समझा दी थी आपको कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाएंगे और उसमें आइटम कौन कौन से होंगे, वो कौन से ऐसे अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखे जाएंगे। आज की वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन की मदद से बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो देखते हैं, वो एक इलस्ट्रेशन, एक डेटा है, उस डेटा को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लिया हुआ है, स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो उस डेटा की मदद से हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। दोनों तरीकों से इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे, टी फॉर्म के जरिए से भी और स्टेटमेंट फॉर्म के तरीके से भी। तो आइए एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं जी। तो ये आप डेटा को बखूबी देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन मैंने ली है, इसकी मदद से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाएंगे। देखिए, मैंने आसानी के लिए आप लोगों को समझाने के लिए तमाम हेड्स, मैंने काफ़ी सारे हेड्स इसके अंदर लिए हैं और मैंने कोशिश करा है एज़ मच एज़ पॉसिबल तमाम जो हमने आइटम्स पढ़े थे उन सब की तकरीबन चार पाँच कैटेगरीज़ को मैं ले लूँ। तो देखिए, मैंने मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी लिए हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस भी लिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिए हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, फिर उसके अलावा इनकम्स की अगर हम बात करें तो अदर रेवेन्यूज़ लिए हैं, अदर इनकम्स, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स और एबनॉर्मल गेन्स। ये तमाम जो हैं वो मैंने हेड्स लिए हैं और उनके अकाउंट्स ले लिए हैं, 2-2, 3-3, 4-4, किसी के 5, 6, 10, 12। अब हम इनकी मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं टी और अकाउंट फॉर्म के अंदर। अब आप देख सकते हैं ये एक प्री डिज़ाइंड हुआ हुआ है, बना हुआ है, सॉल्व हुआ हुआ है। आपको मैं समझा देता हूँ, समझाना मकसूद है। जब आप बनाएं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। देख सकते हैं सेम वही सारा मामला है। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ज़ेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर आप देख सकते हैं कि तमाम एक्सपेंसेस को नोट किया गया है और क्रेडिट साइड पर आप देख सकते हैं तमाम रेवेन्यूज़ को नोट किया गया है। याद रखिएगा, ये कौन से एक्सपेंसेस और कौन से रेवेन्यूज़ हैं, ये वो एक्सपेंसेस और वो रेवेन्यूज़ हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स नहीं हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में भी रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन ये रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस वो नहीं हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आते हैं तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज़, और बाकी इनडायरेक्टली जो होते हैं जिनके प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मैं बता चुका हूँ। आप ज़रूर पिछली वीडियोस देखिएगा। देख सकते हैं कि ये तमाम वो एक्सपेंसेस हैं और वो रेवेन्यूज़ हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, जिनकी मदद से अब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम करेंगे। देख लीजिए, डेबिट साइड पर तमाम खर्चे हैं। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये उनके तमाम खर्चे, सैलरीज, उसका अमाउंट 25,000, ऑफिस रेंट उसका अमाउंट 5,000। फिर इसी तरीके से तमाम खर्चों को जब हमने मैनेजमेंट के खर्चों को जब हमने प्लस करा तो वो टोटल बन रहे हैं 36,500। मैंने इसको नेक्स्ट कॉलम में पहुंचा दिया ताकि मैं आसानी से नेट का टोटल कर सकूं। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस देख लीजिए, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट की भी है, फर्नीचर की भी है, बिल्डिंग की भी है। पहले अमाउंट के कॉलम में इन चारों के अमाउंट्स लिखे हुए हैं। जब उन सबको समअप करा वो बना 2,000 रुपये, मजीद खर्चे हो गए। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव के जितने भी खर्चे होते हैं, सैलरीज, स्टाफ की तनख्वाह, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन का रेंट, कैरेज आउटवर्ड यानी ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, सेलिंग कमीशन, ये तमाम खर्चे, इनको सब समअप करा। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव खर्चे थे। इनको जब सम किया, प्लस किया, तो वो बना 20,500 का। उसको मैंने आगे पहुंचा दिया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डिटेक्ट हो गए। इंटरेस्ट दिया, लोन लिया था, जाहिर है हमने डिस्काउंट दिया बिल के ऊपर।
वो हमने दिया, डिस्काउंट अलाउ किया किसी को। जब ये तमाम फाइनेंशियल के खर्चे हमने प्लस करे वो बने 1000 के। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉसेस हमारे कोई भी नहीं थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने कि अगर ये डेटा आ जाए तो आप किस तरीके से बनाएं। मैंने मशीनरी का लॉस, इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो गया, आग लग गई, फायर हुआ, उस पर लॉस हो गया, ये अमाउंट, इनका कोई भी अमाउंट नहीं था। तो लीजिए जनाब, ये नील ही रहा, ज़ीरो आ गया। जब हमने 36,500, 2000 और 20,500, 1000 को समअप करा, ये बना हमारे पास। जब इन सब को प्लस किया तो लीजिए जनाब वो 60,000 का बना। लेकिन अभी टोटल तो हम वही लिखेंगे ना जो ज़्यादा होगा, तो लिहाजा अब हम आते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। क्रेडिट साइड के ऊपर तमाम काम आप बाद में करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड पर आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आमदनी है, रेवेन्यू है, जो ट्रेडिंग का निकला है, मालूम हुआ है। याद है आपको, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो उसमें हमने 1 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट मालूम किया था। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आप सबसे पहले अपने इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर आएंगे। हाँ, अगरचे तो ये ग्रॉस लॉस होता तो हम उसको डेबिट पर लिखते हैं, क्योंकि याद रखिएगा लॉस एक्सपेंसेस हैं, लॉस डेबिट साइड पर नोट होंगे, और गेन्स जो हैं यानी आमदनी, रेवेन्यू, वो क्रेडिट साइड पर नोट की जाएगी। ऑब्वियसली आपको अब तो इतना समझ में आ गया होगा। तो लिहाजा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद जितनी भी आपकी रेवेन्यूज़ हैं, इसकी कोई कबाहत नहीं है कि आप उनको हेडिंग्स में ही कैद करके लिखेंगे सबको जिस तरह मैंने लिखा है। ये मैंने एक अच्छा एलाबोरेट किया है जितना मुमकिन हो सकता था, एज मच एज आपको समझाने के लिए। आप एक लिस्ट बनाकर भी तमाम को लिख सकते हैं, आपका आंसर बहरहाल आ जाएगा। तो लिहाजा फिर मैंने अदर रेवेन्यूज, अदर इनकम्स की हेडिंग डाली। उसमें दो ही थी हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव था, कमीशन रिसीव था। उन दोनों को मैंने नोट कर लिया, वो बने 15,000, उनका अमाउंट मैंने आगे पहुंचा दिया। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम्स थी। नॉन ट्रेडिंग इनकम्स में बैंक इंटरेस्ट हमें मिला, सूद मिला बैंक की तरफ से, हमें इन्वेस्टमेंट हुई होगी। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, हमें जो है वो प्रॉपर्टी का रेंट मिला, हमने किसी को दी हुई थी, नाम की हुई थी उनके। बाय डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, शेयर्स की तरफ से हमें डिविडेंड मिला। याद रखिएगा शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो लिहाजा वो हमें डिविडेंड मिला 13,000, 16,000, 11,000। जब समअप करा वो बना 40,000, वो हमने आगे पहुंचा दिया। उसके बाद एबनॉर्मल गेन्स कुछ हुए हैं हमारे। हमने मशीनरी बेची थी, हमें 12,000 का मुनाफा हो गया उसके बेचने पर। हमने इन्वेस्टमेंट अपनी सेल कर दी, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं हुई थी, हमने वो थर्ड पार्टी को सेल कर दी, उस पर हमें 23,000 रुपये का जो है वो मुनाफा हुआ। तो 12,000 और 23,000, 35,000 रुपये का हमारा ये अमाउंट आ गया, उसको हमने आगे पहुंचा दिया। तो लीजिए जनाब 1 लाख, उसके बाद 15,000, फिर 40,000, फिर 35,000। जब हमने इनका समअप करा तो वो बना 1,90,000, 1,90,000। जबकि आपको याद होगा कि डेबिट पर तो सिर्फ 60,000 थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको पता है फुटिंग एंड बैलेंसिंग करने का तरीका, कि जो ज्यादा अमाउंट होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। तो लिहाजा मैंने डेबिट पर भी 1,90,000 और क्रेडिट पर भी 1,90,000 लिख दिया। अब हमें यह देखना है कि डिफरेंस कितना निकला। भाई डेबिट पर तो 60,000 था, जब मैंने 1,90,000 में से 60,000 माइनस करे तो लीजिए जनाब वो बना मेरा 1,30,000 रुपए का अमाउंट। इसका मतलब यह हुआ कि 1,30,000 रुपीज अगर मैं डेबिट साइड पर डालूं तो इसका मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट फिर बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ 1,90,000 रुपए का। अच्छा, मैं कैरी डाउन डाल रहा हूं डेबिट साइड के ऊपर, तो ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन कहां बनेगा, वो क्रेडिट पर बनेगा। और आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उनका जब ब्रॉड डाउन का बैलेंस क्रेडिट पर आ जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास नेट लॉस नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट हुआ है। तो लिहाजा जनाब जो अमाउंट 1,30,000 का डेबिट पर था, और आपको मालूम है वही अमाउंट 1,30,000 रुपए का क्रेडिट पर आ जाएगा। तो लिहाजा जनाब ये हमारा 1,30,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हमने मालूम कर लिया। और अब ये जो नेट प्रॉफिट है, जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ताल्लुक था किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। बिल्कुल इसी तरह अब ये जो नेट प्रॉफिट हमने मालूम करा है जनाब, इसका ताल्लुक है किसके साथ, कैपिटल के साथ, क्योंकि इस मुनाफे ने हमारी सरमायाकारी बढ़ा दी। तो अब ये कैपिटल अकाउंट जो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये नेट प्रॉफिट 1,30,000 का एज इट इज जाकर उसमें ऐड हो जाएगा। तो लीजिए जनाब ये आपने नेट प्रॉफिट मालूम कर लिया किस मेथड के जरिए से, टी मेथड के जरिए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा आपने। अब हम यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं
किस मेथड से? स्टेटमेंट मेथड से, या जिसको हम वर्टिकल मेथड भी कहते हैं। जी जनाब, ये देखिए आप स्टेटमेंट फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म के तरीके से। वही तरीक़ेकार 4 कॉलम्स हैं पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद 3 कॉलम्स हमारे अमाउंट वाले आ गए। तो अब आप इनमें देख सकते हैं बखूबी। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आपने दे दिया 1 लाख का। ग्रॉस प्रॉफिट देने के बाद आप देख सकते हैं बखूबी कि अब हम इसमें तमाम अपने रेवेन्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो अदर इनकम्स ऐड कर दी। ये 15,000 पहले इनका पहले कॉलम में अमाउंट लिखा, दूसरे कॉलम में उनका नेट पहुंचाया। फिर उसके बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉपर्टी लेट आउट, डिविडेंड्स, ये तीनों प्लस करे 40,000 आगे पहुंचा दिया। उसके बाद एबनॉर्मल गेंस हुए हैं 12,000 और 23,000, फिर 35,000 आगे पहुंचा दिए। तो 15,000, 40,000 और 35,000 का जो अमाउंट बना हमारे पास 90,000 का, इसको मैंने लास्ट में पहुंचा दिया क्योंकि ये 1 लाख रुपीज़ में ऐड होगा। भाई देखिए ना, असल में ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़, अब उसमें 90,000 भी तो ऐड होगी ना हमारी, बेसिकली ये भी तो हमारी एक आमदनी ही हुई है ना। तो हमने 1 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट और 90,000 जो इन तमाम अदर रेवेन्यूज, नॉन ट्रेडिंग और एबनॉर्मल गेन से हासिल हुए वो 90,000 थे। लीजिए जनाब, नेट हमारा बन गया 1,90,000। हमने इसको नीचे कॉलम में पहुंचा दिया। अब आप देख सकते हैं बाखूबी कि जनाब अब हम इनमें से तमाम यानी 1,90,000 में से अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स माइनस करेंगे। अब वो कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? सबसे पहले हम लेस करते हैं मैनेजमेंट के एक्सपेंडिचर्स, मैनेजमेंट के खर्चे। वो तमाम खर्चों की मैंने लिस्ट बनाई, सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस एटसेट्रा। पहले कॉलम में उन तमाम के मैंने अमाउंट लिखे। वो तमाम अमाउंट जब सम अप करे तो वो बन रहे हैं 36,500। इसको मैंने आगे पहुंचा दिया। उसके बाद जनाब मैंने मजीद जो माइनस करने हैं 1,90,000 में से, वो हैं मेंटेनेंस के खर्चे। तो लीजिए जनाब, मेंटेनेंस के भी तमाम एक्सपेंडिचर्स जिसमें रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तमाम को प्लस करा 1,000, 200, 300, 500, तो ये बना हमारे पास 2,000 रुपीज़। इसको भी मैंने आगे पहुंचा दिया। मजीद आगे चलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस भी माइनस करने हैं। वो मंदरजा झेल हैं, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेट, कैरीज आउटवर्ड, बेड डेट्स, प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स, सेलिंग कमीशन वगैरह वगैरह। जब इन तमाम को प्लस करा तो वो आ गया 20,500 रुपए का। अच्छा, यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस है, क्लियर है, वो कहेंगे कि सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स तो कॉन्ट्रा टू एसेट्स होगा, वो तो रिसीवेबल्स में से, बैलेंस शीट में से डिटेक्ट होता है, माइनस होता है, तो इनकम स्टेटमेंट में उसका क्या काम? देखिए, इसको क्लियर कर लीजिए, इसको क्लियर इस तरह कर लीजिए कि ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है ये पिछले साल की एक्यूमुलेशन में इजाफा हुआ है। यानी अगर हमने फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ का प्रोविजन रखा था कि भाई 500 रुपीज़ हमारा रिसीवेबल्स में से माइनस किया जाएगा, तो इस साल वो 100 रुपीज़ मज़ीद इजाफा हो गया, तो इसका मतलब हमारा लॉस हो गया प्रोविजन के ऊपर। तो वो लॉस है, लॉस होने की वजह से ये 100 रुपीज़ जो हमारा बनेगा, वैसे यहाँ पर 200 बन रहा है, वो जो मैं मिसाल बता रहा हूँ 100 रुपीज़ हमारा इसमें लिखा जाता। तो लिहाजा ये 200 रुपये जो यहाँ लिखे गए हैं प्रोविजंस के, इट मीन्स कि ये मजीद लॉस बन गए हमारे, यानी ये हमारे लॉस में इजाफा हो गया 200 रुपये का। इस वजह से यहाँ मैंने नोट करें, बहरहाल ये तमाम लॉसेस प्लस हुए, 20,500 रुपये के ये लॉस बन गए, मैंने इनको आगे पहुंचा दिया। मजीद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्लस करे सारे, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, जब इन सब को प्लस करा 1,000 रुपये का अमाउंट बन रहा था, आगे पहुंचा दिया। उसके अलावा एबनॉर्मल लॉसेस हमारे कोई नहीं थे, लिहाजा जनाब हमने इन तमाम खर्चों को यानी 36,500, उसके बाद 2,000, उसके बाद 20,500, फिर 1,000, इन तमाम को प्लस करा तो वो हमारे खर्चे बने 60,000 रुपीज़। याद है आपको जब हम टी मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें डेबिट साइड भी हमारा 60,000 का ही आया था। तो लीजिए जनाब, ये 60,000 रुपये के बने। अब इन 60,000 रुपीज़ को हमने डिटेक्ट करा किस में से, 1,90,000 रुपीज़ में से। जब हमने डिटेक्ट करा तो लीजिए जनाब, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 1,30,000 रुपीज़ का। और याद है कि हमने टी मेथड में भी 1,30,000 रुपीज़ का ही बनाया था, मालूम किया था। तो लीजिए जनाब, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, दोनों मेथड्स के ज़रिए से भी, टी मेथड के ज़रिए से भी और इसके साथ साथ स्टेटमेंट मेथड के ज़रिए से भी।
तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आपने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो जरूरी होता है, किस तरीके से वो बनती है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसमें न्यूमेरिक्स आपके पेपर में जरूर आएगा और इसकी तैयारी करें किस तरीके से बनता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंबाइन बनाना सीखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।